जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी कक्षा की। और जैसा कि आप लोगों से कहा था कि जी के जीएस का कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर कराऊंगा कि आप लोगों ने सोचा ना होगा। बेटा याद रखना, जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपके सामने महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपकी छोटी भाई बहन है तो उनको जो आप उनके लिए बता दूं कि उनके लिए भी गुरुकुल उन्नति मुख्य रूप से वर्क करने का कार्य करती है। यानी मुख्य रूप से बात करें तो 9th-12th वाले विद्यार्थियों के लिए भी गुरुकुल उन्नति मार्केट में आ चुकी है। तो जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे गुरुकुल उन्नति 9th to 12th, सर्च कर लेंगे, तुरंत चैनल आ जाएगा। जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेटा इंग्लिश मीडियम वालों टीचर के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टीचर अलग हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए टीचर अलग हैं, फिजिक्स का टीचर अलग है, केमिस्ट्री का टीचर अलग है, बायोलॉजी का टीचर अलग है, मैथ का टीचर अलग है। इतनी सारी सुविधाएं और वो भी फ्री में। आप समझ रहे हो? इतनी सारी सुविधाएं वो भी फ्री में आपको देने का कार्य करेगा। वो एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गुरुकुल उन्नति। याद रखिएगा, है ना। और जो भी वनडे प्रिपरेशन करते हैं, जैसे वनडे प्रिपरेशन करनी है ना, रेलवे, पुलिस, बैंक, बढ़िया से बढ़िया एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आ जाओ गुरुकुल उन्नति पर। झांसी में सेंटर देखने को मिलेगा। ऑफलाइन सेक्टर में जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन में चाहे तो ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं। धमाकेदार मज़ा आ जाएगा, कंटेंट वो मिलेगा आपने सोची ना होगी। याद रखना, मुख्य रूप से चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है, इस बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बताओ, बताओ सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी क्या होती है। कहना सर हमें ये बहुत अच्छे से पता है। कहना सर ये मुख्य रूप से वार्ता करूं या आपसे चर्चा करूं तो कहना सर ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। यानी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है, ये हमें पता है। इसके अलावा बताने जा रहा हूँ कुछ बढ़िया सा क्या सर? देखो ये बता दूं, मुख्य रूप से अगर सूर्य की बात करूं, क्या बेटा सूर्य की बात करूं तो सूर्य एक तारा है। क्या है बेटा? सूर्य की बात करूं, किसकी बात करूं? सूर्य की बात करूं, किसकी बात करूं? सूर्य की बात करूं। सूर्य क्या है? कहना सर तारा है। सूर्य एक तारा है बेटा, ऐसा नहीं है कि अकेला यही एक तारा है, ऐसे कई तारे, ऐसे हजारों, करोड़ों, लाखों, अरबों की संख्या में ऐसे तारे आपको बता दें मुख्य रूप से कहाँ पर, कहना सर हमारे सौर मंडल में विद्यमान है। इस बात को याद रखिएगा बेटा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। एक सौर मंडल का, है ना, हमारे ब्रह्मांड में लाखों तारे हैं, क्या लाखों, करोड़ों, अरबों तारे हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल में मुख्य रूप से बात करूं एक तारा जिसका नाम सूर्य है। तो बेटा अकेला एक सूर्य ही तारा नहीं है, बल्कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में तारे हैं और उनका अपना सौर मंडल है। इस बात को समझना। ब्रह्मांड की अगर मुख्य रूप से वार्ता करूं या चर्चा करूं, ब्रह्मांड वह है जिसमें सारे तारे, अनंत असंख्य संख्या में तारों का समूह, आप कह सकते एक तरीके से क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। और एक सौर मंडल का एक खुद का तारा होता है जिससे वो ऊर्जा देने का काम करता है ना। ऊर्जा देने का काम, लेने का नहीं। अगर मुख्य रूप से बात करूं तारों की, अगर मुख्य रूप से वार्ता करूं तारों की, तो आपने सुना होगा आज तुम्हें ले चलूं तारों के शहर में। कई बार मैंने ऐसी वार्ता आपके साथ चर्चा कर रखी है कि लड़की अक्सर कह देती हैं लड़कियों से, कहना चलो भाई क्या आज तुम्हें ले चलें तारों के शहर में। बेटा तारों के शहर में ना जाना, जितना तारा सिंपल समझती हो उतना होता नहीं है। अगर तारे की बात करो तो बेटा इसका टेम्परेचर लगभग कितना, कहना सर 6000 डिग्री सेल्सियस के समथिंग में होता है। अगर मुख्य रूप से तारे की बात करें, यानी हम अपने सूर्य की ही बात कर लें या एक तारे की बात कर लें, तो इसका जीवन काल 10 अरब वर्ष का होता है। कितना बेटा? 10 अरब वर्ष का। इसमें से भी सूर्य की बात करें तो सूर्य ने लगभग 5 अरब वर्ष का जीवन काल क्या कर लिया है? पूर्ण कर लिया। और कितना बचा है? केवल 5 अरब वर्ष ही अभी शेष बचा है। क्या बचा? 5 अरब वर्ष केवल शेष बचा। इसके बाद क्या होगा? कहना सर वो तारा विस्फोट होगा, विस्फोट होकर 2 भागों में टूट जाके इस तरीके से प्रोसेस होगा, है ना। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य में अगर ऊर्जा की बात करें, सूर्य में अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा मुख्य रूप से अगर बात करें तो कहना सर इसमें नाभिकीय शल्यन, क्या बेटा? नाभिकीय शल्यन किसके द्वारा? नाभिकीय शल्यन द्वारा इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। अब नाभिकीय शल्यन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है समझ लो। नाभिकीय विखंडन की बात करूं, किसकी बेटा? नाभिकीय विखंडन की बात करें, नाभिकीय विखंडन और शल्यन में क्या अंतर होता है? देखो विखंडन थोड़ा कम घातक होता है, घातक दोनों है ना। इसका यूज मुख्य रूप से आपको बता दें परमाणु बमों में किया जाता है। किसमें? परमाणु बमों में इसका यूज किया जाता है मुख्य रूप से। भारत के पास भी अपना परमाणु बम स्थित है, लेकिन याद रखना भारत के पास तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के पास भी है, समझ रहे हो। तो ऐसे खुश नहीं हो जाना, अरे वाह भारत के पास है। भारत के पास अदर लगभग 7 से 8 कंट्रियों के पास क्या है?
क्या है, परमाणु बम देखने को मिलता है। अगर बात करें नाभिकीय विखंडन, उतना खतरनाक नहीं है जितना नाभिकीय संलयन खतरनाक है। आप समझो इस चीज को। अगर नाभिकीय संलयन जैसी अगर कोई आप बता दें मुख्य रूप से इस तरीके का बम बनाया जाए, परमाणु बम बनाया जाए जिसमें नाभिकीय संलयन हो, तो याद रखना पूरे पृथ्वी को उड़ाया जा सकता है। क्या पूरी पृथ्वी को उड़ाया जा सकता है, इस बात को मुख्य रूप से याद रखेंगे। तो इसमें ऊर्जा जो मिलती है वो कैसे मिलती है, कहना सर नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसमें जो मुख्य रूप से अगर ऊर्जा की बात किस अवस्था में, कहना सर प्लाज्मा अवस्था में। कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। इसमें मुख्य रूप से प्लाज्मा भरा हुआ है। अब प्लाज्मा भी दो दिमाग में आता है, पॉइंट आता है। एक होता है हमारे शरीर में, यानी बायोलॉजी में भी हमने पढ़ा है कि हमारे शरीर में रक्त के दो भाग होते हैं, एक का नाम प्लाज्मा, एक का रुधिराणु। तो बेटा वो प्लाज्मा और ये प्लाज्मा दोनों अलग अलग हैं, इस बात को दिमाग में हमेशा रखना है ना। वो प्लाज्मा जो रक्त वाली बायोलॉजी वाली बात कर रहे हैं ना, वो प्लाज्मा वो हमारे शरीर में पाया जाता है, वो प्लाज्मा अलग है और ये प्लाज्मा अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है, इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी तक की औसतन दूरी देखने को मिल जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हरित गृह प्रभाव बता दीजिए, किससे संबंधित है। क्या ना, देखो मुख्य रूप से हरित आप कह रहे ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से कह सकते हैं, हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कहना सर ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया मार्केट में, आप समझ लो इसको समझ लो। यहाँ पर हिंदी में लिख देगा, वो क्या लिख देगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है, किससे संबंधित है। कहना सर हमें पता है तापमान में वृद्धि से संबंधित है। किससे, तापमान में वृद्धि से संबंधित है। आपके मन में कभी विचार आया कि टेम्परेचर, आपने देखा होगा मुख्य रूप से जो बर्फीले क्षेत्र है वो धीमे धीमे जाकर पिघल रहे हैं, उसका कारण है बेटा, समझो इस चीज़ को, क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप समझो इस चीज़ को, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यही टेम्परेचर है वो धीमे धीमे जाके ग्लेशियर को पिघला रहा है। और आप समझना इस बात को कि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे पानी का स्तर बढ़ता जाएगा, पानी का स्तर वो होगा वो समुद्र में जाएगा, और वो समुद्र का स्तर बढ़ता जाएगा धीमे धीमे। इस गांव में बाढ़, फिर इस गांव में, फिर इस शहर में बाढ़, इस तरीके से। आज आप देखो बिहार में कितनी ज़्यादा बाढ़ आती है, जापान में देखो, है ना, जापान में कितने भूकंप आते हैं। जैसे जैसे पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वैसे वैसे ग्लेशियर क्या होने लगेंगे, पिघलने लगेंगे। इस बात को भी मुख्य रूप से याद रखेंगे। हरित गृह प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान बढ़ने से यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होती है। अब टेम्परेचर देखो मुख्य रूप से पोल्यूशन, पहला कारण आप समझ लो जो इसका ग्लोबल वार्मिंग का वो पोल्यूशन ही है। पोल्यूशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। समुद्र का स्तर बढ़ता जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो नदियों का कटाव होगा, नदियों का कटाव होगा, मिट्टी का कटाव होगा, धीमे धीमे जाके आज इस शहर में बाढ़ आएगी तो कल दूसरे शहर में बाढ़ आएगी। तो हमें कंट्रोल करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग। अगर यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आ गई तो समझ लो। अगर हम पृथ्वी की बात करें, किसकी बेटा, पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी के ऊपर एक लेयर लगी रहती है, एक लेयर चढ़ी है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कहना सर ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं हम, ओजोन लेयर। अगर मुख्य रूप से बात करें इस पृथ्वी में, क्या इस पृथ्वी की मुख्य रूप से वार्ता करूं या आपसे चर्चा करूं, इस पृथ्वी के अंदर लगभग मुख्य रूप से अगर बात करें इसमें कौन सी लेयर लगी है, कहना सर ओजोन लेयर लगी। ये ओजोन लेयर क्या करती है, कहना सूर्य से आने वाली, कौन सी बेटा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपको मुख्य रूप से बता दें कि अगर मुख्य रूप से बता दें इस पृथ्वी में ओजोन लेयर का छिद्र हो गया, क्या हो गया, ओजोन लेयर छिद्र हो गया। अब ओजोन लेयर के छिद्र होने से क्या है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी जैसी बढ़ेगी ये छिद्र धीमे धीमे जाके बड़ा होता जाएगा, और ये पराबैंगनी जो सूर्य से डायरेक्ट किरणें आ रही हैं ये डायरेक्ट क्या है, कहाँ पे आने लगेंगी, कहना सर पृथ्वी पे आने लगेंगी। और जब पृथ्वी पे आने लगेंगी तो लोगों को स्किन कैंसर, क्या त्वचा का कैंसर बहुत अधिक मात्रा में होने लगेगा, लोग झेल नहीं पाएंगे। खासकर दो व्यक्ति, खासकर कौन, खासकर जो गोरे हैं, कौन है, जो गोरे हैं उनका तो समझ लो कहानी चौपट ही है। क्यों, क्योंकि काले क्यों थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, काले दूसरे नंबर पे क्यों, इसका कारण है काले लोगों की बात करें, किसकी, काले लोगों की बात करें तो इनकी बॉडी में मेलानिन पाया जाता है। क्या, मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन ही वो
वो पदार्थ है जो हमारे कलर को क्या करता है, सांवला करता है। जिसकी बॉडी में जितना मेलानिन होगा वो उतना सांवला होगा। क्या होगा, जिसकी बॉडी में जितना मेलानिन होगा वो उतना सांवला होगा। इस बात को मुख्य रूप से आप याद रखिएगा। गोरे लोगों में मेलानिन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वो गोरे होते हैं। लेकिन मेलानिन का एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है कि मेलानिन जो होता है पराबैंगनी किरणों से लड़ने में हमारी बॉडी की मदद करता है। आपने देखा होगा जो गोरे लोग होते हैं वो धूप में जैसे निकलते हैं तो बंदरों जैसे लाल हो जाते, क्या गाल उनके लाल हो जाएंगे, बंदर टाइप के, समझ रहे हो। तो उनको ये डिसएडवांटेज है। और हमें अगर मुख्य रूप से बात करें, भारत के लोग ज़्यादातर सभी लोग सांवले ही होते हैं भारत में, तो हम लोगों को ये थोड़ा बेनिफिट है। यानी अगर सबसे पहले मरने की बारी आएगी त्वचा कैंसर वाले, तो अमेरिका जैसे देश हो जहाँ गोरी चमड़ी के लोग पाए जाते हैं, समझ रहे हो, है ना। भारत का नंबर दूसरे नंबर पे, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, क्या ना सर, मेलानिन पाया जाता है। और वो मेलानिन जो होता है हमारी बॉडी से क्या करता है, पराबैंगनी किरणों, त्वचा के कैंसर लड़ने से या पराबैंगनी किरणों को हार्मफुल को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इस बात को समझ लो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, क्या ना सर, तापमान वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। गजब तथ्य है भाई साहब, मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा, ऐसा तगड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ऐसा तगड़ा कॉन्सेप्ट कि मजा आ जाएगा। शरीर की हड्डियों की बात करें, शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में बेटा जब हम पैदा हुए यानी शिशु अवस्था में, किस अवस्था को, शिशु अवस्था, शिशु अवस्था में बेटा हमारी हड्डियों की संख्या लगभग 300 से अधिक होती है। क्या होती है, 300 से अधिक होती है। जैसे ही हम शिशु अवस्था से कौन सी अवस्था में आते हैं, कहना सर, शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था में आते हैं। कितने, बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था में जैसे ही हम आते हैं, बाल्य अवस्था में आते हैं तो ये हड्डियों की संख्या लगभग 280 हो जाती है। फिर जैसे ही हम बाल्य अवस्था युवा अवस्था में आते हैं, कौन सी, युवा अवस्था में आते हैं तो हमारी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। कितनी बेटा, 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है, कहना सर, मुख्य रूप से 206 हो जाती है। इस बात को रखना याद कि जब हम युवा होते हैं तब जाकर ये 206, कहना सर, शिशु अवस्था में 300, बाल्य अवस्था में 280 और युवा अवस्था में 206। सर ये हड्डियां जा कहाँ रही बेटा, मुख्य रूप से बता दूं, ये हड्डियां जा कहीं नहीं रही। ये हड्डियां धीमे धीमे छोटी छोटी, जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो ये हड्डियां बहुत छोटी छोटी सी होती, छोटी छोटी सी, फिर धीमे धीमे जाके ये ज्वाइंट होती जाती है, एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों का जो बदन होता है बहुत लचीला होता है, क्योंकि हड्डियां बहुत छोटी छोटी होती हैं बेटा, है ना। तो फिर धीमे धीमे जाकर वो जुड़ती जाती हैं, जैसे जैसे जुड़ती जाएंगी वैसे वैसे हड्डियों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन 206 से कम नहीं होती, क्योंकि शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मुख्य रूप से बात करें तो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। हड्डियां भी दो प्रकार की होती हैं। आपको बता दें, मुख्य रूप से अगर हाथ की हड्डी याद करना हो ट्रिक तो इधर देख लो बेटा, इधर देख लो, क्या ना, इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमरस। इसको बोलते हैं ह्यूमरस, रेडियन, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिंग। रिवाइट करो मेरे साथ, इस हड्डी को क्या बोलते हैं, क्या ना, ह्यूमरस। इसको क्या बोलते हैं, रेडियन। इसको क्या बोलते हैं, अल्ना। इसको क्या बोलते हैं, कार्पल, कासे कलाई कासे कार्पल। इसको क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल। मैट बिछा के गेम खेलते हैं ना अपन लोग, तो मेटाकार्पल। इसको 5 को क्या बोलेंगे, इन उंगलियों को फ्लेंजिंग के नाम से। अब मन में विचार आएगा, सर यहाँ तो यहाँ पे कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं बेटा, यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक 3 और यहाँ पर मुख्य रूप से 14, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 हड्डी पाई जाती हैं। जोड़े लेना, 30 हड्डियाँ आएंगी। कितनी बेटा, 30 हड्डी आएंगी। फिलहाल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जब वहाँ आएगा तो तगड़े तरीके से रटा दूंगा हड्डी, इतने शानदार तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको लगेगा कि सर अब सिलेक्शन पक्का रहने वाला है। क्या, अब सिलेक्शन पक्का रहने वाला है। तो प्रश्न आ गया अगला आपके सामने। अगला प्रश्न क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर, 206, है ना। अगर मुख्य रूप से बात करें अगले प्रश्न की ओर चलें, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान। अरे वाह, क्या गजब क्वेश्चन आ गया सर, मानव रक्त में पीएच मान पूछ रहा है। तो बेटा पीएच मान की बात करें, क्या पीएच मान की बात करें, पीएच मान की बात करें तो एक स्केल होता है जिसका मान, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं हम इसको, पीएच स्केल के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से, पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। अगर हम बीच में देखेंगे तो यहाँ पर कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अगर मुख्य रूप से बात करें यहाँ पर कितना होता है, 14। यहाँ पर कितना होता है, कहना सर 1 से लेके आप कह सकते हैं 0 से 14। पीएच स्केल कितने पॉइंट ले होते हैं, कितने नंबर होते हैं, कहना सर 0 से 14। यहाँ पर 0 ले लो, यहाँ पर 1 लो, यहाँ 2 लो, यहाँ 3 लो, यहाँ 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ये 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 14। इस पीएच स्केल की मुख्य रूप से बात करें, अगर हम बात करेंगे, है ना,
इस पॉइंट की, अगर इस लाइन की बात करेंगे तो ये अम्लीय होते। कैसे बेटा? कह रहा सर ये अम्लीय होते। और इस तरफ की अगर और जाएंगे तो ये कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। कैसे होंगे? कहना सर क्षारीय होंगे। बेटा अगर हम मुख्य रूप से ये 7 नंबर पे आ गया तो ये उदासीन है। क्या है बेटा? उदासीन है। क्या है? उदासीन है। अगर मुख्य रूप से बात करेंगे हम अगर यहाँ से इसको बोलेंगे बाएं, इसको बोलेंगे दाएं। अगर हम बाएं से दाएं ओर जाएंगे, क्या कहना सर? हम बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो क्षारीयता क्या होगी? घटेगी। क्या होगी बेटा? अम्लीयता, सॉरी, अम्लीयता क्या होगी? घटेगी। अम्लीयता क्या होगी? कहना सर घटेगी। क्या होगी? घटेगी। अगर हम मुख्य रूप से बात करें, अगर हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे, क्या दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो अम्लीयता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होगी? कहना सर बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होगी? कहना सर बढ़ेगी। इस बात को भी याद रखेंगे हम मुख्य रूप से, है ना। अगर बात करेंगे बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो कहना सर क्षारीयता जो होगी वो कैसी हो जाएगी? कहना क्षारीयता बढ़ेगी। कैसी होगी? क्षारीयता बढ़ेगी। और अगर हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो क्षारीयता क्या हो जाएगी? घटेगी। अगर हम मुख्य रूप से बात करेंगे रक्त का पीएच मान, कहना सर रक्त का जो पीएच मान होता है मुख्य रूप से 7.4 होता है। तो 7.4 का मतलब समझ रहे हो आप? 7.4, ये 7 है, 7 ये क्या है? उदासीन है, यानी 7 के बाद ही होगा, यानी 7.4 ये हो गया। 7 पॉइंट यानी रक्त कैसा होता है? इसका मतलब क्या है कि रक्त जो है वो कैसा है? क्षारीय है। कैसा है बेटा? कहना सर जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। बात समझ में आया? अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि बताओ नींबू का पीएच मान कितना होता है, कहना सर नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। कितना? कहना सर 2.2 होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम 6.8 की बात करें तो बेटा ये अम्लीय है कि क्षारीय? कहना सर ये अम्लीय तो है लेकिन कम अम्लीय, यानी दुर्बल अम्लीय। कैसा? कहना दुर्बल अम्लीय, है ना। दुर्बल अम्लीय। कौन सा? दुर्बल अम्लीय है। कैसा है? दुर्बल अम्लीय। 7.4 क्या है? कहना सर ये क्षारीय है, लेकिन कौन सा क्षारीय? कहना सर दुर्बल क्षारीय। कैसा? दुर्बल क्षारीय है। अगर मुख्य रूप से 8.2 की बात करें तो लगभग इसको कह सकते हैं हम क्या? क्षारीय। क्या है? ये क्षारीय है। 9.1 क्या है? कहना सर ये भी क्या है? क्षारीय है। 7.4 क्या है? कहना सर ये क्या है? कहना सर 7 भी क्या है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय के नाम से इसको जानेंगे। आशा करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की बात चल रही है। ISRO का फुल फॉर्म यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, एग्जाम में आता है, कई बार आ गया है। वो पूछेगा एग्जामिनर को बताइए मुख्य रूप से इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? कहना सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये मुख्य रूप से क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कहना सर इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर बेटा? बेंगलुरु में है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें बेंगलुरु कहाँ स्थित है? कहना सर बेंगलुरु जो है मुख्य रूप से कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इस बात को मुख्य रूप से याद रखना। ये है क्या? कहना ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ये क्या करता है? ये भाई साहब जैसे अपना नासा है ना, वो अमेरिका का है। क्या? नासा जो है वो अमेरिका का है और भारत का क्या है? कहना सर इसरो है। ये भी वही काम करती जो नासा करती। क्या? जो काम नासा करती वही काम कौन करता? इसरो करता। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? कहना सर इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु यानी कर्नाटक में। अगर मुख्य रूप से बात करें इसरो की स्थापना कब हुई थी तो ये आप बताएंगे मुख्य रूप से कमेंट में। भारतीय संविधान के कितनी अनुसूचियां हैं? कितना गजब क्वेश्चन आ गया बेटा, कितना मजा आ जाएगा। क्या तुम लोग ना एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आओगे, इतना मजा आने वाला है। वो पूछ रहा है कि बताओ भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। कहना सर भारतीय संविधान की बात करूं, किसकी? कहना सर भारतीय संविधान की बात करूं। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां 12 हैं। अनुच्छेद कितने बेटा? अनुच्छेद कितने? कहना सर कितने? 395। आर्टिकल कितने? कहना सर 395। अनुसूची कितनी? अनुसूचियां 12। अनुसूची कितनी? 12। भाग कितने हैं? कितने हैं भाग बेटा? जल्दी से बताओ कितने भाग हैं? जल्दी से बता दो मुझे फटाफट। ये कमेंट में आप लोग बताएंगे कितने भाग हैं। कितने भाग हैं?
इस बात को मुख्य रूप से बता देंगे। तो वो कह रहा है संविधान की संभावित कितनी अनुसूचियां हैं, कहना सर 12 अनुसूची, कितने 12 अनुसूचियां देखने को मिलती है। अगर मैं कहूँ 10वीं अनुसूची, क्या मैं अगर पूछूं कि बताओ 10वीं अनुसूची, क्या पूछूं मैंने पूछा कि 10वीं अनुसूची बताओ, 10वीं अनुसूची बताओ, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, कहना सर 10वीं अनुसूची में मुख्य रूप से दल बदल, क्या कहना सर दल बदल मुख्य रूप से क्या है, दल बदल है। कितना है 10वीं अनुसूची में, दल बदल, ठीक है, दा से 10 दा से दल बदल। याद रखना एग्जामिनर कई बार पूछता है, बहुत अच्छे से पूछता है, ये तगड़ा क्वेश्चन है कि बताओ 10वीं अनुसूची में कौन कौन किसके बारे में बताया गया, कहना 10वीं में दल बदल, दा से 10 दा से दल बदल। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी लागू कब हुआ भारत में। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बता दो, कहना गुड्स सर्विस टैक्स, क्या होता है, गुड्स सर्विस टैक्स। इस बात को भी हम याद रखेंगे। हिंदी में क्या बोला जाता है, वस्तु एवं सेवा कर, क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर के नाम से इसको जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जीएसटी भारत में कब लागू हुई, कहना सर 2017 में। कब हुई, कहना सर जीएसटी मुख्य रूप से कब हुई, कहना सर 2017 में लागू करी गई थी। अगर मुख्य रूप से बात करें कब, कहना सर 1 जुलाई को, कब 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कहना सर 1 जुलाई को, कितने को, 1 जुलाई सन 2017 में जीएसटी लागू करी गई थी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कहना गुड सर्विस टैक्स, हिंदी में कहूँ वस्तु एवं सेवा कर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इसकी दरें कितनी है, कहना सर 5, 12, 18, 28% की इसकी क्या है, दरें हैं। मुख्य रूप से याद रखेंगे। एग्जामिनर पूछता है कि बताओ जीएसटी की दरें क्या है, कहना सर 5, 12, 18, 28, इसको भी याद रखेंगे। मुख्य रूप से दिमाग में सेव करके रखेंगे, मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा। आप मुख्य रूप से बता दें एक बात और, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर देखने को मिलता है। कौन सा है, कहना सर अप्रत्यक्ष कर है। अब हमने क्या क्या पढ़ा जीएसटी में, कहना सर जीएसटी कब लागू हुआ, कहना सर जीएसटी है जो मुख्य रूप से 1 जुलाई सन 2017 में लागू हुआ। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कहना गुड सर्विस टैक्स होता है, हिंदी में क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है। जीएसटी की बात करें मुख्य रूप से दरें कौन सी, 5, 12, 18, 28 दरें देखने को मिलती है। जीएसटी का अप्रत्यक्ष कर है, क्या है, अप्रत्यक्ष कर देखने को मिलता है। आशा करते हैं चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, कहना सर कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात यानी लाल ग्रह की बात कर रहा है। कौन नहीं जानता इस जग में कि भैया लाल ग्रह को मंगल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाल ग्रह को मंगल कहा जाता है। शुक्र किसको कहा जाता है, कहना सर पृथ्वी की बहन, क्या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। कुछ भी कहते हैं शुक्र को, कहना सर पृथ्वी का चाचा भी, पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का भाई, सो सब है, वो कौन है, कहना सर शुक्र देखने को मिल रहा है। शनि की बात करें, शनि ग्रह की बात करें, क्या सा होता है, शनि ऐसा होता है। इसमें रिंगों की संख्या कितनी होती है, कहना सर रिंगों की संख्या 7 होती है। कैसी होती है, रिंगों की संख्या 7 होती है। बृहस्पति की बात करो तो कैसा ग्रह है, एक बताओ, जल्दी बताओ, बृहस्पति कैसा ग्रह है ना। अच्छा, मुख्य रूप से एक बात और याद रखो, मंगल ग्रह की बात करें, किसकी, मंगल ग्रह की चर्चा चल रही थी। तो मंगल ग्रह लाल क्यों दिखता है, क्योंकि उसकी अगर बात करें आयरन ऑक्साइड की परत है उस पर, क्या है, कहना सर आयरन ऑक्साइड उस पर अधिक है। क्या है, कहना सर आयरन जो है, आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड क्या है, अधिक मात्रा में है, इसलिए वो कैसा दिखता है, कहना सर वो लाल देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। क्या बात है सर, मजा आ गया। अधिक क्या है, वो कह रहा है अधिक चंद्रमा। वो कह रहा है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है, कहना सर अधिक की बात कर रहे हैं ना सर, हमें आता है क्या सर, हमें आता है। अधिक चंद्रमा की बात कर रहे हैं सर, चंद्रमा, हाँ बेटा चंद्रमा, तो वो आंसर रहने वाला है आपका शनि। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि शनि में रिंगों की संख्या कितनी होती है, कहना सर 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। अगर मुख्य रूप से बात करें कितने चंद्रमा है, कहना 82 से अधिक चंद्रमा है इसके। कितने हैं, 82 से अधिक चंद्रमा देखने को मिलते हैं। सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा जो है, क्या सौर मंडल में कौन से, कहना सर सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा, सबसे अधिक जो चंद्रमा है, सबसे अधिक चंद्रमा, सबसे अधिक
अधिक चंद्रमा जो देखने को मिलते हैं वो किसके हैं, कहना सर शनि के। किसके, कहना सर शनि के, है ना, याद रखना। शनि के ऊपर शनिचर चढ़ा, क्या, शनि के ऊपर शनिचर चढ़ा, कितना, 82 से अधिक। कितने शनिचर चढ़े, कहना 82 से। कितने, यानी 82 क्या है, कहना सर चंद्रमाओं की संख्या। क्या, चंद्रमाओं की संख्या। तो इस प्रश्न को बड़े बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा जो है वो शनि के पाए जाते हैं। शनि में रिंगों की संख्या कितनी होती है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो शनि में रिंगों की संख्या जो होती है मुख्य रूप से 7 होती है। बेहतरीन जानकारी आपके साथ साझा करी, है ना। आगे के प्रश्न और चलते हैं। वो कह रहा है कोशिका, कोशिका कौन नहीं जानता, कोशिका को इतना पढ़ा रखा मैंने, इतना पढ़ा रखा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ना समझ लो कि बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं कि जुड़ जाओ डेली जीके जीएस प्रैक्टिस क्लास। क्या, डेली जीके जीएस प्रैक्टिस क्लास, मजा आ जाएगा। क्या, मजा आ जाएगा। 10 क्वेश्चन वाले हैं, 10 क्वेश्चन वाले हैं, लेकिन ऐसा मजा आएगा आपको कि कहोगे सर मजा ही आ गया, आपने तो मतलब माहौल जमा दिया सर, है ना। कोशिका की बात करें तो कोशिका क्या है, कहना सर कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस। पावर हाउस तो पता है क्या ना सर, ये शक्ति ग्रह। बेटा शक्ति ग्रह का ही इंग्लिश में वर्ड है जिसको हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। अच्छा मैं आपसे सीधा सा प्रश्न पूछूं कि बताओ आपके घर में जो लाइट होती है वो कहाँ से आती है। कहना सर हमारे घर में लाइट की कह रहे हैं आप, अरे वो सर तो वो पावर हाउस से आती है। अब अलग अलग नाम है पावर हाउस के, किसी का मुन्ना पावर हाउस से आती है, किसी की कहीं कहीं, किसी की कहीं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से मुन्ना पावर हाउस से आती है लाइट, है ना। तो पावर हाउस का मतलब जहाँ से बिजली आती, जहाँ से ऊर्जा आती, क्या आती, ऊर्जा आती, ऊर्जा आती, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कहना सर पावर हाउस बोलते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस कौन है, कहना सर कोशिका का जो पावर हाउस है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोशिका, कोशिका का पावर हाउस, किसको, पावर हाउस, पावर हाउस किसको कहा जाता है, कहना सर माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको, कहना सर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस बात को मुख्य रूप से याद रखेंगे। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्या कहते हैं इसको हम, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, फैक्ट्री के नाम से हम जानते हैं। सेंट्रोसोम क्या करते हैं, ये कहना सर ये कोशिका विभाजन का काम करते हैं। किसका काम, कहना सर कोशिका विभाजन, विभाजन का काम करते हैं। नाभिक, नाभिक, नाभिक क्या होता है, नाभिक मतलब केंद्रक की बात कर रहा है। क्या, केंद्रक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने करी, चलो बता दो। कोशिका, कोशिका के केंद्रक, केंद्रक या नाभिक की कह सकते हैं आप, केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने करी, कहना सर रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, कहना रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने। इस बात को भी मुख्य रूप से याद रखेंगे। सभी प्रश्नों को हमने आपके साथ साझा किया। कैसे लगी बेटा क्लास, मजा आई। टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज मैंने आपके साथ पेश करी, है ना। मजा आ रही होंगी, चीज़ें जानदार शानदार लग रही होंगी। सारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेलवे के एग्जाम में आ रखा है। बेहतरीन कंटेंट, ज़बरदस्त कंटेंट जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बेटा याद रखना, जीवन में अगर तरक्की पाना चाह रहे हो तो तगड़े से पढ़ो, क्योंकि मैं कहता हूँ, किसी शायर ने खूब कहा है कि मैं अगर तड़पूँ तो तड़पूँ मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। समझना, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन कह रहा हूँ कि अगर मैं तड़पूँ तो तड़पूँ मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। अगर तुम जो तड़पे तो मगरूर हो जाऊँगा। मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझे देखना। अगर तुमने जो देखा तो आंखों से दूर हो जाऊंगा। और मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझे चाहना। अगर तुमने जो चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा, है ना। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके साथ साझा करें। बढ़िया जानदार शानदार लगी, अगर क्लास बढ़िया लग रही है तो शेयर वेयर कर दिया करो यार, है ना। ये मत देखा करो यार कि नहीं वो सर ऐसी बात वैसी। अरे यार देखो मतलब बेस्ट देखो। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 10 रुपये में भी चीज़ इतनी दमदार मिल जाती कि वो 100 रुपये को टक्कर दे देती। और कभी कभी ऐसा होता है कि 100 रुपये की चीज़ भी ऐसी होती है कि उसे 10 बार को ना टक्कर दे पाए। आप समझो इस चीज़ को। तो ये मत समझो कि नया चैनल है तो बेटा मेहनत करो, पसीना बहाओ, तब जाके चीज़ें बेस्ट बनती हैं। और गुरुकुल उन्नति इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। गुरुकुल उन्नति केवल जानता है बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, केवल जाना जाता है बच्चों के लिए कि भैया बच्चों के भविष्य के लिए सोचता है, बस इसीलिए, और मेहनत करने के लिए। क्योंकि गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। क्योंकि है ना सर, चाहने वालों के साथ, क्योंकि बढ़िया लगी है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।